चलें जी, लेट्स टॉक मोर अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। हम बात कर रहे थे, कहाँ पहुंचे थे हम? हाँ जी, हमने क्वांटिटेटिव की बात शुरू की थी। क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस के टूल्स में यहाँ आपको मैं बताता हूँ सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या चीज है। सेंसिटिविटी एनालिसिस डिटरमिन्स विच रिस्क हैव द मोस्ट पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। मतलब आप कोई ऐसा मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको ये पता चल सके कि सबसे ज्यादा असर कौन सा रिस्क प्रोजेक्ट के ऊपर डाल रहा है। आपको इस बात को तो अंदाजा है कि ओवरऑल रिस्क कैसे निकालते हैं। सारे रिस्कों को जमा कर लिया जाए तो ओवरऑल रिस्क बनता है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उस ओवरऑल रिस्क में कौन से वाले रिस्क ने की है। ठीक है जी। डिटरमिन विच रिस्क हैव द मोस्ट पोटेंशियल इम्पैक्ट, मतलब ये हुआ कि जो बड़े बड़े रिस्क हैं, जो सबसे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं, अगर मैं उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो करूं और उनको पहले रिजॉल्व कर लूं तो मुझे ज्यादा बचत हो जाएगी, मेरी नुकसान कम होगा। जो छोटे रिस्क हैं उनको छोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी वो 80-20 का रूल लगता है कि 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रिस्क वो मतलब उनसे जो नुकसान दूर होगा वो 80% नुकसान दूर हो जाएगा। तो बाकी वो जो गिनती में 80% रिस्क रह गए हैं उनको अगर मैं ट्रीट कर भी लूं तो टोटल एडवांटेज जो 20% का होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ट्रीट नहीं करना, मैं ये कह रहा हूं कि वो फैसला हम बाद में करते हैं कि उनके साथ क्या सलूक करना है। और बेसिकली कॉन्टीजेंसीज वगैरह जो होती हैं, रिजर्व जो होते हैं, वो इन्हीं कामों के लिए होते हैं। लेकिन इस वक्त हमें ये सेंसिटाइज करना है कि कौन से रिस्क बड़े हैं और उनका इलाज करना है। दूसरी बात ये भी समझिएगा कि क्वालिटेटिव में तो हम एक एक रिस्क का ब्रॉड हवाला एस्टिमेट कर रहे थे कि यार ये कितना असर डालेगा। अब हम यहाँ क्वांटिटेटिव में वी आर मोर कंसर्न अबाउट कि ओवरऑल रिस्क कितना होगा और उसमें जो बड़े बड़े रिस्क हैं पहले उनकी बीमारी को निकाला जाए। फिर आपको वेरिएबिलिटी की बात कर रहे थे, उसके लिए हमें मोंटी कार्लो का सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ता है। मोंटी कार्लो सिमुलेशन है। मोंटी कार्लो सिमुलेशन जो है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपके साथ। उसका एक प्रोबेबिलिटी से हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के वक्त पे खत्म होने के कितने फीसद चांसेस हैं। सिमुलेट करके देखते हैं हम इस प्रोजेक्ट को बार बार कागजी तौर पे या ख्याली तौर पे कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या शक्ल बनेगी, ऐसा हुआ तो क्या शक्ल। हजार मुख्तलिफ ऑप्शंस में से हम उसका फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस निकाल के ये डिटरमिन करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के 100% मुकम्मल होने के चांसेस कितने टाइम में हैं, और जो टाइम हमने रखा है क्या उसमें ये मुमकिन होगा, अगर नहीं होगा तो कितना फीसद रिस्क पे हैं हम। तो ये चूंकि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है, इसलिए इसको कंप्यूटर पे ही किया जा सकता है। फिर डिसीजन ट्री एनालिसिस है। डिसीजन ट्री एनालिसिस है वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस। इसमें हम ये देखते हैं कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो हमें कहाँ कहाँ लेके जा रहा है। बेनिफिट की तरफ लेके जा रहा है, कितना बेनिफिट की तरफ लेके जा रहा है, और एक डिसीजन के आगे दूसरा डिसीजन, दूसरे के आगे तीसरा डिसीजन, तो एक ट्री बन जाता है। और उस ट्री में हम देखते हैं कि सबसे सेफेस्ट कौन कौन से डिसीजन लेना है। ये मैं आपको भी दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा। तो डिसीजन ट्री एक डायग्राम की सूरत में डिस्क्राइब द डिसीजन अंडर कंसिडरेशन एंड इम्प्लीकेशन जो है उसकी ऑफ चूजिंग वन और अनदर ऑफ द अवेलेबल अल्टरनेटिव। तो हम हमारे लिए बेस्ट चॉइस क्या है ये डिटरमिन की जाती है। फिर आपकी सिमुलेशन है, जैसे मैंने मोंटी कार्लो की बात की, तो मोंटी कार्लो में हम कंप्यूटर को कहते हैं कि भाई ये कंप्यूटर, ये प्रोग्राम का डाटा है, प्रोजेक्ट का डाटा है, ये एक्टिविटीज हैं और इतनी इतनी ड्यूरेशन हैं और ये इनका इनका सीक्वेंस है। तो वो इसको सिमुलेट करो, रन करो झूठ मूठ, और बताओ कि क्या होने का इम्कान है। वो क्या करेगा, उसे हजारों बार उसको सिमुलेट करेगा और हर दफा जो रिजल्ट्स आएंगे उनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस निकाल के
आपको बताएगा कि ये प्रोजेक्ट वक्त के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से किस हद तक परसेंटेज है इसकी कि ये उसमें अचीव हो सकता है। तो इससे एक बड़ा फायदा ये होता है कि जब आपका बॉस आप पे प्रेशर डालता है प्रोजेक्ट को जल्दी करो, तो आपको पता होता है कि कितना जल्दी किया जा सकता है और मतलब मुमकिन क्या है और नामुमकिन क्या है। अगर बॉस आपको नामुमकिन की तरफ लेके जा रहा है तो फिर एक तो ये एनालिसिस आप उसके सामने रख सकते हैं, और दूसरा आपको इस बात का अंदाजा होगा कि जो कन्वेंशनल मीन्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ये काम नहीं चलने वाला, हमें कोई और सिलसिला करना पड़ेगा, हमें कोई मे बी मोर फाइनेंसेस एक्वायर करनी पड़े, कुछ और करना पड़े, तो फिर हम इसका कोई और हल निकालने के बारे में सोच सकते हैं। ये जनाब एक एनालिसिस वही कॉस्ट के हवाले से हुआ है। ये जो कर्व बनता है इसका मोंटी कार्लो का, वो कुछ इस किस्म का कर्व बनता है। अब आप ये देखिए कि नीचे की तरफ कॉस्ट चल रही है, कम्युलेटिव कॉस्ट, और इस तरफ परसेंटेज चल रही है। अब यहाँ पे उसने पूछा कि जी 2.45 मिलियन में प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के कितने फीसद चांसेस हैं। उसने कहा 2.45, यहाँ से ऊपर गया, उसने कहा जी ये 85% चांसेस है। या फॉर दैट मैटर आप परसेंटेज की तरफ से जा सकते थे। 100% तो नजर आ रहा है आपको, 100% प्रोजेक्ट जो है वो 2.8 मिलियन में होगा। 100% चांसेस हैं कि प्रोजेक्ट 2.8 मिलियन में होगा, राइट। अच्छा, तो फिर से कि 85% चांसेस हैं कि 2.45 में होगा, राइट। तो कॉस्ट आपकी जो है वो, तो एक्सपेक्टेड जो वैल्यू आपकी है वो बन रही है 2.35, राइट। तो ये मोस्ट इकोनॉमिकल वैल्यू आपकी तकरीबन यहाँ पे पहुंच रही है 2.35। फिर ये मैं सेंसिटिविटी एनालिसिस का एक टूल है टोर्नेडो डायग्राम। इसमें आप बड़े बड़े रिस्क सारे प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि किसका कितना इम्पैक्ट होगा। अब यहाँ क्या हो रहा है कि उसने एक तरफ तो लिखे हुए हैं सारे रिस्कों के नाम लिखे हुए हैं, एक्टिविटीज के नाम लिखे हैं, उसके अंदर रिस्क लिखे हुए हैं। अब वो ये देख रहा है कि ये जो पॉजिटिव रिस्क हैं वो इस जीरो लाइन से दाईं तरफ है और नेगेटिव रिस्क बाईं तरफ है। तो अब आपने इस तरीके के साथ इनको रखना है कि सबसे बड़े रिस्क ऊपर चले जाएं और सबसे छोटे रिस्क नीचे आ जाएं, भले वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बस इतना फर्क होगा कि जो पॉजिटिव होगा और वो सेंटर लाइन से राइट की तरफ जाएगा, और जो नेगेटिव होगा वो सेंटर लाइन से लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो सबसे बड़ा रिस्क जो आपका है ये पहले वाला है, और ये जनाब दाईं तरफ जा रहा है। दूसरा भी अपॉर्चुनिटी है। तीसरा थ्रेट है, ये लेफ्ट को जा रहा है, और इस तरीके के साथ ये एक शक्ल बन गई। अब ये जो शक्ल है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे वो टोर्नेडो आया हुआ होता है। समझ आ रही है आपको कि टोर्नेडो मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए ना, ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये टोर्नेडो टाइप की चीज बन जाती है। इसको इसी वजह से टोर्नेडो डायग्राम कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज ऑफ एनालाइजिंग, और बड़े सिंपल सिंपल तरीके भी हैं एनालाइज करने के। अब ये देखें, इसके अंदर कोई ऐसी तोप नहीं है, सिंपल सा तरीका है। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अगर डाटा कम हो, थोड़ा हो, सोर्सेज मतलब जहां से आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो स्टैटिस्टिकली हम ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करें। और मैंने आपको कॉस्ट में, टाइम में और कॉस्ट में एक फार्मूला बताया था कि ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक वाला, optimistic plus 4 times most likely plus pessimistic divided by 6. This is the formula of beta distribution. लेकिन उसमें हमने ये कहा था कि जो डेटा आपके पास आया हुआ है वो मतलब हैंडसम डेटा मौजूद हो, अच्छा सैंपल साइज मौजूद हो, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। अगर से कि वैल्यूज ही आपके पास जो डेटा ही 2-4 लोगों से आया है, तो फिर हम उसको बीटा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगा सकते, फिर हम उसकी सिंपल एवरेज निकालें।
वो जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में जो ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक वाला सिलसिला था, वो फार्मूला तो था जिसमें वेटेड एवरेज थी, जो दरमियान वाली वैल्यू थी उसको 4 गुना ज्यादा वेटेज दी गई थी और दाएं बाएं वाले को 1 गुना दी थी और उसको फिर 6 से डिवाइड किया था। जबकि ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में 3 ही वैल्यू आप लेंगे, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक, और उसको जमा करके 3 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आ जाता है जी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू एनालिसिस। इसमें वो डिसीजन ट्रीज इस्तेमाल होंगे। ये अब्दुल्ला साहब। अच्छा, खैर, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू एनालिसिस जो है ये स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेट करता है एवरेज आउटकम व्हेन द फ्यूचर इंक्लूड सिनेरियोज, कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, तो वो उसमें से वो बताता है कि जी कितना लोड आ रहा है। मैं भी आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक एग्जांपल है जी रिसेंटली की, अगर आपके सामने आ गई हो। नहीं आई अभी तक। ओके जी, यहाँ पे आप ये क्या देख रहे हैं, ये एक डिसीजन ट्री बना हुआ है और बड़ा सिंपल सा है। कहता है कि आपके पास 50-50 चांस है, मतलब आपकी चॉइस है प्रोजेक्ट ए कर लें या बी कर लें, लेकिन 50% चांस है आप ए पे जाएंगे, 50% चांस है आप बी पे जाएंगे। अगर आप ए पे जाते हैं तो 60% सक्सेस के चांसेस हैं और 40% फेलियर के हैं। अगर आप बी पे जाते हैं तो 70% सक्सेस के चांसेस हैं और 30% फेलियर के हैं। तो क्या डिसीजन है जी आपका, कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए? सर ऑब्वियसली सक्सेस वाला करना चाहिए, बी। बी करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन आपने ये कैलकुलेट कैसे किया, हाउ डिड यू कम टू दिस कंक्लूजन? आपने तो कॉमन सेंस से जवाब दे दिया ना। दरअसल इसके अंदर कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। ये आप अगर गौर कीजिए तो यहां पर ये जो डिसीजन ट्री बना हुआ है, ये पॉइंट से शुरू हो रहा है, यहां से इधर को जा रहा है और फिर इधर से एक रास्ता इस सक्सेस तक जा रहा है, फिर ए प्रोजेक्ट से होता हुआ इस फेलियर की तरफ जा रहा है रास्ता, फिर बी प्रोजेक्ट में से होता हुआ सक्सेस को जा रहा है और बी प्रोजेक्ट से होता हुआ फेलियर को जा रहा है। अब होगा क्या कि ये जो 50 लिखा हुआ है, 50% चांस है और ये 60% चांस है, जब एक पाथ के ऊपर एक से ज्यादा परसेंटेजेस आ जाएं तो सारी परसेंटेजेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं उस पाथ की। तो ये पाथ जो शुरू से चला और ए में से होता हुआ सक्सेस की तरफ चला गया, तो उस पे ए से पहले 0.5 मतलब 50% और उसके बाद 0.6 60%, ये दोनों अमाउंट जो हैं 0.5 इंटू 0.6 मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो क्या बना, 6 इंटू 5 30 होता है ना। तो 0.3 आपका सक्सेस का जो लोड है वो इतना है। 5 इंटू 0.5 इंटू 0.4 0.2 आ गया। 0.5 इंटू 0.7 बी प्रोजेक्ट वाला सक्सेस 0.35, 0.5 इंटू 0.3 0.15। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी वैल्यू जो इन चारों में से आई है वो है बी प्रोजेक्ट के सक्सेस की। इस वजह से मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए। ये बताइए, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल था। अगर मैं इनकी परसेंटेजेस जो पहले वाली हैं 50-50 उनको बदल दूं, मैं ऊपर कर दूं 0.6 और नीचे कर दूं
0.4, मतलब 60% चांसेस हैं कि आप ए पे जाएंगे और 40% चांसेस हैं बी पे जाएंगे। आप बताइए कि सक्सेस के आपके कितने चांसेस हैं, किस जगह चांसेस ज्यादा है? जी बताइएगा, कैलकुलेट कीजिए। जी जनाब, है ना आप लोग बैठे हुए? सर ये प्रोजेक्ट ए जाएगा 0.36 के साथ। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ए सक्सेस रेट इसका ज्यादा होगा। ज्यादा हो जाएगा। जी अब्दुल्ला साहब, सर प्रोजेक्ट के क्या वैल्यू आएगी? सर 0.36 आई सर। बिल्कुल ठीक है। तो 0.6 हो गया ना ऊपर वाली वैल्यू, 0.6 इंटू 0.6 जी 0.36 हो गया। और ये फेलियर की क्या बनेगी? 0.6 इंटू 0.4 0.24। 0.2 और नीचे की तरफ 0.24 जाए तो 0.4 इंटू 0.7, वो बेचारा अब 0.28 0.28 रह गया। और 0.5 इंटू 0.4 इंटू 0.3 0.12 रह गया। इसका मतलब है कि पिक्चर चेंज हो गई हमारी, सिर्फ 1% बदलने से पिक्चर चेंज होगी। फिर अगर आपके जहन में ये डाउट है कि यार ये मल्टीप्लाई क्यों हो रही हैं, तो मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। आप एक कॉइन उछालते हैं, हेड आने के कितने फीसद चांसेस हैं? गाइड जलाओ। जी 50%। 50%। 50%। बिल्कुल सही है। अब जरा गौर से सुनना है, मैं 2 दफा कॉइन उछालता हूं, दोनों दफा हेड आने के कितने फीसद चांसेस हैं? सर 50%। 50%। यू श्योर? यस सर। सर इसमें प्रोबेबिलिटी लगती है, प्रोबेबिलिटी होती है। ये क्या बोला? प्रोबेबिलिटी का वो फॉर्मूला लगता है इसमें। प्रोबेबिलिटी 50 है ना। हर दफा 25। कॉइन टॉस करके हेड लाने की 50% तो है, वो तो मैं मानता हूं। मैं कह रहा हूं 2 दफा कॉइन का हेड ही आए, इसके कितने चांसेस हैं? सर इसका तो 50% ही चांस है सर। एक दफा तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्यों गारंटी देते हैं आप? सर इसका जी नहीं 5% आता है। हेड हेड और हेड टेल का अगर हम करें तो 4 इसके आते हैं, 1/4 इज 25। सर, 2 दफा आने का कोई चांस नहीं हो सकता ना, गारंटी नहीं हो सकती। नहीं तो कोई क्यों नहीं है? अब 50% आपको किसने बताया? नहीं नहीं सर, नहीं तो क्या 50% में गलत। वो नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आप अगर कह रहे हैं कि 2 दफा हेड आए तो इसकी हाँ, गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता जब तक कोई टेक्निक इस्तेमाल ना की जाए। नहीं कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं करनी, मैंने तो आपसे प्रोबेबिलिटी नहीं सर, पूछी इसकी है। गारंटी, कितने फिर इसकी फीसद कोई गारंटी नहीं है सर। कितने फीसद चांसेस हैं कि दोनों दफा हेड आएगा? चांसेस तो है ना, सर ये तो बताएं, चांसेस तो है ना कि आ सकता है। चांसेस हैं सर जी, बिल्कुल है। मैं पूछ रहा हूँ कितने फीसद चांसेस हैं, जबकि हर बार 50% चांसेस हैं, लेकिन दोनों दफा आने के चांसेस। वो जवाब दिया है किसी ने अभी, सुनिए जरा गौर से। चले मैं इसको और आसान बना देता हूँ। 25%। सर आपके 30%। 30%, 25%। 25%। देखिए, 25 मल्टीप्लाई फर्ज करें कि ये 2 दफा कॉइन के बजाय 25%। 2 दफा कॉइन के बजाय मैं 2 कॉइन्स इकट्ठे उछालता हूँ, क्या चांसेस हैं कि दोनों में हेड आ जाएगा? क्या क्या मेरे सर पास 50 ऑप्शन? 50। पहली ऑप्शन है कि दोनों में हेड आ जाएगा, दूसरी ऑप्शन है दोनों में टेल आ जाएगी, तीसरी ऑप्शन है पहले में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगी, और चौथी ऑप्शन है पहले में टेल आएगा दूसरे में हेड दूसरे आएगा। में ऐड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 ऑप्शंस में से मेरा जो चॉइस है वो तो एक है, तो 25% चांस है कि ये दोनों में हेड आ जाएगा। और अगर आपको दूसरी तरह देखना है, तो अगर एक ही कॉइन उछाला, पहली दफा उछाला तो हेड आने के क्या चांसेस हैं, और दूसरी दफा भी हेड आने के क्या चांसेस हैं, उसके लिए
0.5 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई कर दें 0.25। एग्जैक्टली। तो ये वजह है कि ये परसेंटेज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब एक ही पाथ के ऊपर आपने एक से ज्यादा डिसीजन लेने हो और एक से ज्यादा परसेंटेजेस हो, तो आप उन सबको ऐड कर लेते हैं या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी, उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बात भी हो गई। अब मैं एक और डायग्राम आपके सामने रख रहा हूं और उसको जरा गौर से देखना है और सुनना है और मुझे बताना है आपने। ये एक डिसीजन है जो हम लेने जा रहे हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि मैं डिसीजन ही ना लूं, तो मेरा कोई खर्चा भी नहीं होगा, ना फायदा ना नुकसान, जीरो पे ही खड़ा रहूंगा मैं, मतलब एक्सपेंडिचर भी जीरो है और फायदा भी जीरो है। अगर मैं इस डिसीजन को परस्यू करता हूं तो दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि हमारे 70% चांसेस हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे और 30% चांसेस हैं हम नाकाम हो जाएंगे। अगर तो आप नाकाम हो गए तो टर्मिनेशन हो जाएगी और $2 लाख का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप कामयाब हो गए तो फिर दो बातें हैं। 30% चांस है कि हम हाई डिमांड में चले जाएंगे और 550,000 कमा लेंगे, लेकिन 70% चांस है कि हम लो डिमांड में चले जाएंगे और 1 लाख का घाटा हो जाएगा। अब इस सारे सिनेरियो में मुझे ये बता दें कि फैसला लूं कि ना लूं, या मैं उधर ही बैठा रहूं कि डू नॉट टेक डिसीजन, डू नॉट परसू, क्या करूं जी? जी जनाब। सर इसमें प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रही है तो अच्छा, लेना चाहिए। इसमें एक चीज नोट कीजिए, आप देखिए शुरू से चलें और इस रास्ते पे चलते जाएं, पहले एक से एंड तक जाएं। मिसाल के तौर पे इधर से मैं चलता हूं, ये मैं एंड तक जा रहा हूं, नजर आ रहा है? मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको? जी जी सर। यस सर। ओके। इस रास्ते पे 0.7 आता है, आगे 0.3 आता है और उसके बाद फायदा या नुकसान आ जाता है। तो 0.7 इंटू 0.3 इंटू 550,000 ये लिखा हुआ है सबसे ऊपर की लाइन में। 0.7 इंटू 0.3 इंटू 550,000, दिस कम्स आउट टू बी 1,15,500। मतलब ये 5,50,000 का जो नुकसान है, इस पर मेरे पे जो इम्पैक्ट आ रहा है वो सिर्फ 1,15,500 का आ रहा है। ओके, बाकी इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है? ये आप ये लो डिमांड की तरफ जाएं, 0.7 इंटू 0.7 इंटू -100,000, 0.7 इंटू 0.7 इंटू -100,000, तो हमारा जो टोटल नुकसान का इम्पैक्ट आ रहा है इस ब्रांच पे चल के वो -49,000 का आ रहा है। और जो सबसे पीछे वाली ब्रांच थी, प्रोडक्शन ही अनसक्सेसफुल हो जाएगी, वो उसमें 0.7 तो नहीं है, उसमें 0.3 है, तो 0.3 इंटू -200,000, इसका जवाब आ गया -60,000। अब ये जितने भी नफा नुकसान है इस डिसीजन का, इस सबको जमा कर लें तो जवाब आ जाता है $6,500। ये जो $6,500 है, ये है डिसीजन परसू करने का नतीजा कि हमें 6,500 का फायदा रहेगा। जबकि अगर मैं ना डिसीजन परसू करता तो ना तो जीरो होता। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो मैं मिस कर देता। तो डिसीजन परसू अगर तो जीरो ही जवाब आ जाए तो मैं कहूंगा नहीं यार, इज नॉट नॉट सुटेबल। या अगर उसका जवाब माइनस में आ जाए तो मैं कहूंगा नहीं, दिस डिसीजन इज नॉट वर्थ इट। लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव में आ गया है तो दिस डिसीजन इज रियली वर्थ इट। सिर्फ सवाल इतना रह जाता है कि क्या इससे बेटर ऑप्शन मुझे किसी और प्रोजेक्ट में मौजूद है? तो शायद उसमें शायद मैं कहूँ कि यार मुझे एक और जगह से
मुझे 10,000 का फायदा होता है, मैं उसकी 10,000 की तरफ जाऊंगा। लेकिन करंट सिनेरियो जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें तो आपको 6,500 का फायदा हो रहा है अगेंस्ट 0। सो दिस इज डेफिनेटली बेटर। तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू तीनों जगहों की लगाई और उन्हें जमा कर लिया। अभी इसी अमल को हम एक और एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे और बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ये डायग्राम मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूं। ये देखिए यहां क्या हो रहा है, मैं आपको समझा देता हूं और फिर आप इसको इंटरप्रेट कीजिएगा। आपके पास ऑप्शन है कि इधर यू बिल्ड अ न्यू प्लांट और यू अपग्रेड द एग्जिस्टिंग प्लांट। ठीक है जी, फैसला आपने करना है कि शुड आई बिल्ड इट और शुड आई अपग्रेड इट। अगर आप बिल्ड करते हैं तो आपको 120 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करना पड़ेगा और 60% चांसेस हैं कि आप स्ट्रॉन्ग डिमांड में जाएंगे। आप स्ट्रॉन्ग डिमांड में जाएंगे और आपको 200 मिलियन का फायदा होगा। मतलब 120 लगा के आप 200 पाएंगे तो कितना प्रॉफिट हो गया? ये आखिर में लिखा हुआ है 80 मिलियन। दूसरी ब्रांच को देखते हैं। 120 लगा के 40% चांसेस हैं कि आप 90 में जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ? 90 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 ऊपर। ओके, वो उसको मल्टीप्लाई बाद में करते हैं। 120 लगा के 90 पाया तो -30 नुकसान हो गया। नीचे वाला जो अपग्रेड अगर करते हैं उसमें एक इन्वेस्टमेंट है 50 मिलियन की और स्ट्रॉन्ग डिमांड में आपको फायदा हो रहा है 120 का, मतलब आपको 70 मिलियन का प्रॉफिट है। अगर ये लो डिमांड में चले जाता है तो 60 मिलियन है, फिर भी फायदा है 10 मिलियन का। 50 लगा के हम 60 पा रहे हैं तो 10 मिलियन का तो फायदा फिर भी है। अब क्या है, ये जो रकमें निकली हैं नेट पाथ की वैल्यू, ये 4 पाथ है ना आपके, इनको इनकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 और 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 और इन दोनों के सम से बिल्ड न्यू प्लांट की कीमत निकल आएगी। बिल्ड न्यू पॉइंट को कितना अल्टीमेटली कितना फायदा पहुंच रहा है। तो हमने कहा 0.6 इंटू 0.8 प्लस 0.4 इंटू -30, दिस कम्स आउट टू बी 36 मिलियन डॉलर। और अगर मैं अपग्रेड करता हूं तो क्या होगा? 0.6 इंटू 0.7 प्लस 0.4 इंटू 0.10, सॉरी 10, 0.6 इंटू 70 और प्लस 0.4 इंटू 10, दिस कम्स आउट टू बी 46 मिलियन। अब आप मुझे बताएं क्या करना है, बिल्ड न्यू प्लांट या अपग्रेड एग्जिस्टिंग प्लांट? जी जनाब, सर अपग्रेड ही करें। अपग्रेड करेंगे क्योंकि उसमें हमें 10 मिलियन का ज्यादा फायदा हो रहा है। तो बात यह है कि ये छोटी सी बात थी और आप इस तरह के डिसीजन अपने दफ्तर में अक्सर लेते हैं, लेकिन आप वो जो कॉमन सेंस से डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। कॉमन सेंस में हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन अगर हम प्रॉपर डिसीजन मेकिंग का कोई टूल इस्तेमाल कर लें, जैसे ये डिसीजन ट्री है, तो कुछ थोड़ा सा अकल आ जाएगी उसके अंदर और आपको तुक्के मारने के बजाय सही फिगर तक आप पहुंच पाएंगे। तो डिसीजन ट्री का बहुत जबरदस्त फायदा है और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह आप डिसीजन की सही डिसीजन तक पहुंचते हैं। आखिर में जनाब आपकी रिस्पॉन्सेज आ जाती हैं रिस्क की। नहीं सॉरी, प्लान रिस्पॉन्सेज आखिर में कह रहा हूँ, प्लानिंग के आखिर में।
प्लानिंग के एंड में जो रिस्क आखिरी प्रोसेस है वो रिस्क रिस्पॉन्सेज है। अब आपके जो जो भी रिस्क है जिनको आपने कहा यार ये बड़ा रिस्क है, इसका इलाज करना है, जिन जिनका इलाज करने के बारे में सोचा है, अब उनकी रिस्पॉन्सेज बनानी है, क्या इलाज करना है उनका, वो हमने फाइंड करना है। पहले प्रोसेस को देखने पर मैं आपको इलाज बताता हूँ। इनपुट में प्रोजेक्ट प्लान, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट और वही चीजें सब एंटरप्राइज नॉन प्रोजेक्ट एसेट्स हैं। यहाँ पे जो टूल्स होंगे वो भी वही है तकरीबन, मतलब एक्सपर्ट जजमेंट है। डेटा गैदरिंग में हम रिस्पॉन्सेज बनाने के लिए वी हैव टू टॉक टू द स्टेक होल्डर्स, उनके इंटरव्यू करने पड़ेंगे, फिर हमें फैसिलिटेशंस करनी पड़ेंगी। स्ट्रेटजीज, थ्रेट, जो नेगेटिव रिस्क है उसके लिए अलग किस्म की स्ट्रेटजीज का सेट है, और पॉजिटिव रिस्क के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए अलग सेट है। और इसके अलावा कॉन्टीजेंट रिस्पॉन्स, कॉन्टीजेंसीज हम जो रखते हैं, कहाँ कहाँ और क्यों रखते हैं, ये अलग अलग एक रिस्पॉन्स है। फिर स्ट्रेटजीज फॉर ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क, वो जो हमने कहा था ओवरऑल प्रोजेक्ट का इतना रिस्क है, तो इस प्रोजेक्ट के ओवरऑल रिस्क को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाए। डेटा एनालिसिस में आप अल्टरनेटिव्स को एनालाइज करते हैं और हर डिसीजन का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हैं। फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं आप। डिसीजन मेकिंग मल्टी क्राइटेरिया भी की जा सकती है, और वो ज्यादा बेहतर है। सबसे अच्छी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो मल्टी क्राइटेरिया ही होती है, जिसको हम वेटेड एवरेज कहते हैं। जैसे हमने वो ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम्स और वो वाला काम किया था। आउटपुट में अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट है प्लान रिस्पॉन्स में तो वो आप कर लेंगे, और बाकी प्रोजेक्ट प्लान और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में रिस्पेक्टिवली चीजें अपडेट कर दी जाएंगी। ये देखते हैं जी कि एक्सपर्ट जजमेंट जब हम कर रहे हैं तो हमें इन्हीं बातों के लिए लोगों की राय चाहिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की। थ्रेट को रिस्पॉन्स कैसे किया जाए, अपॉर्चुनिटीज को कैसे किया जाए, कॉन्टीजेंटी को कैसे किया जाए, ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क को कैसे, ये चारों जो स्ट्रेटेजीज हैं इस हवाले से हमें एक्सपर्ट जजमेंट चाहिए। आमतौर पे जो देखते हैं हम, एक चीज होती है हैजर्ड प्रिवेंशन। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि बताया था कि नहीं बताया था, हैजर्ड क्या चीज होती है, रिस्क क्या चीज होती है, बताया था कि नहीं? नहीं सर, नहीं बताया। ओके, थोड़ी सी हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बात जरा गौर से सुनिएगा। हम लोग अक्सर रिस्क, हैजर्ड, क्राइसिस, इनको एक ही तोल में तोल देते हैं। हैजर्ड एक अलग चीज है, रिस्क एक अलग चीज है। अच्छा, बात आप पहले ये समझ लीजिए, रिस्क एक अनसर्टेनिटी है, कुछ किसी चीज के इवेंट बेस्ड अनसर्टेनिटी है। किसी भी काम के करने में अगर गैर यकीनी सिचुएशन हो तो हम कहते हैं रिस्क है। अब वो जो गैर यकीनी सिचुएशन है उससे फायदा हो जाए तो पॉजिटिव रिस्क है, और अगर उसे नेगेटिव नुकसान होने का इम्कान है तो वो नेगेटिव रिस्क है। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स बन गई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रिस्क तभी तक रिस्क है जब तक उसकी अनसर्टेनिटी कायम है। जिस दिन रिस्क में से अनसर्टेनिटी निकल गई, अब वो रिस्क रहेगा ही नहीं, उसका नाम ही बदल देना पड़ेगा। रिस्क तभी तक रिस्क है जब तक उसके होने का इम्कान है। जब वो अकर कर जाएगा, जिस मोमेंट के ऊपर वो रिस्क अकर कर गया तो धमाका हो गया ना। जब वो अकर कर गया तो अब आप उससे भाग के नहीं जा सकते। अब उसने जो भी नुकसान करना था वो कर दिया है, अब तो भुगतना ही पड़ेगा। सो रिस्क कैन नॉट बी ट्रीटेड आफ्टर इट हैज अकर्ड। रिस्क को जो ट्रीटमेंट देनी है या जो भी सलूक आपने रिस्क के साथ रवा रखना है वो उसकी अकरंस से पहले पहले करना है। क्योंकि जब रिस्क अक्कर हो जाता है तो मैंने कहा वो रिस्क नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, वो इशू बन जाता है। और इश्यूज को डील करने की साइंस मुख्तलिफ है। जब कुछ हो जाता है
तो जिसके डोमेन में हुआ है पहले तो वो बंदा उसको फिक्स करने की कोशिश करता है। भाई आप जा रहे हैं गाड़ी लेके रात को सड़क पे और आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप उसको रिस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जितना आपके बस में और जितना आपके इलम में है उतनी आप उसके साथ तगोदो करते हैं, लेकिन एक हाथ पे जाके आपको पता चल जाता है कि ये मेरे बस का रोग नहीं है। अगर आपके बस का रोग नहीं है तो फिर क्या करें? उस सूरत में मुझे किसी की मदद की जरूरत है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं उस चीज को खुद फिक्स नहीं कर सका, ये इशू रेज हो गया ना। अभी रिस्क की तो बात ही नहीं हो रही। अब ये गाड़ी बंद हो गई है, इशू खड़ा हो गया। रिस्क तो आपको घर से लेके चलना पड़ता सोचना चाहिए था कि यार गाड़ी अगर बंद होगी तो क्या करूंगा, और टायरों की हवा चेक करा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। वो काम पहले करने थे। अब तो होना जो होना था हो गया। अब तो टायर पंचर हो गया है या गाड़ी रुक गई है या कुछ इंजन सीज हो गया है, जो होना था वो हो गया है। अब आप भुगतेंगे। तो अगर तो जिस बंदे को भुगतने की जिम्मेदारी पड़ी है, अगर वो कहे कि यार ये तो मेरे बस का काम नहीं है, ये मेरे बस का काम नहीं है, तो वो जिसके बस का काम है उसको फॉरवर्ड कर देता है। इसको कहते हैं एस्केलेशन। आपने मैटर एस्केलेट कर दिया। इशू एस्केलेशन प्रोसेस होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। उन्होंने इशू एस्केलेशन का मैकेनिज्म बनाया होता है कि हर बंदा अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने अपनी अपनी पावर के अंदर काम करेगा, और जब कोई काम उसकी पावर से बाहर हुआ तो अपने से ऊपर वाले लेवल को वो प्रॉब्लम ट्रांसफर कर देगा और उसके ऊपर वो फिर डिसीजन लेगा। क्योंकि जो सुपरवाइजर खड़ा हुआ है, जो बंदा खड़ा हुआ है लेबर में काम कर रहा है, और वो एक काम जिस मशीन पे काम कर रहा है वो मशीन रुक गई है, तो वो अगर उसको दोबारा रीस्टार्ट करे, ये वो करने की कोशिश करे और उससे मसला हल ना हो, तो उसके बस में तो इतना ही था। अब अगर कोई मुरम्मत करानी है, उसके पैसे तो इसके पास नहीं है, तो वो सुपरवाइजर को बताएगा। सुपरवाइजर के पास थोड़ा बहुत बजट होता है, रिप्लेसमेंट आइटम पड़े होते हैं, कोई और चीज होती है, वो टेक्निकल लोग होते हैं, वो डायग्नोज करके वो बताएगा यार इसमें इसका स्पार्क प्लग चेंज कर दो। वो उसका स्पार्क प्लग उसके पास पड़े हुए हैं, वो उनसे लाके चेंज कर देगा, मसला हल हो गया। और अगर नहीं कोई और बड़ा मसला है तो वो और उसके बस से भी बाहर है, तो वो फिर एस्केलेट कर देगा अपने से ऊपर लेवल को। और इस तरह जो मैटर अनरिजॉल्व होंगे वो ऊपर से ऊपर चलते जाएंगे और अल्टीमेटली वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जाएंगे। याद रखिए कि जब ये मैटर ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो जो इस इशू को जिसने फेस किया लोएस्ट लेवल के ऊपर, वो बंदा टेक्निकली सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट है, कोई काम वो कर रहा है। इससे ऊपर वाला शायद ताकत ज्यादा थोड़ी रखता हो लेकिन टेक्नोलॉजी थोड़ी कम रखता हो। इससे ऊपर वाला जब टॉप पे पहुंचता है तो टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट कम हो जाती है, जीरो हो जाती है, लेकिन डिसीजन पावर हाईएस्ट होती है। वो कोई भी डिसीजन दे सकता है। उसको जरूरत ये होती है कि जो बंदा उसको एस्केलेट कर रहा है वो कहे कि सर ये मेरे बस में तो नहीं था, लेकिन आपके बस में है कि आप इतनी फंडिंग एलोकेट अगर कर दें तो हम इस ये काम मार्केट से करवा के इस मशीन को ठीक करा सकते हैं। तो फिर वो अगर तो उसके ताकत में है और वो समझता है कि ठीक है, तो वो उसको डिसीजन दे देगा, इजाजत दे देगा। नहीं तो ये मैटर अब प्रॉब्लम बन चुका है। ये इशू इशू नहीं रहा, अब ये प्रॉब्लम बन चुका है। अब मुझे कोई एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स को या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा जो मेरी सिचुएशन को एवेलुएट करके मुझे हेल्प करें और बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है जी। तो वो उस तरफ को बात चलेगी। लेकिन ये जो आपने मैटर इशू एस्केलेशन हुई है, ये क्यों हुई है? कि रिस्क रिस्क नहीं रहा, रिस्क खत्म हो गया, तो वो इशू और प्रॉब्लम बन जाता है। और अगर पॉजिटिव रिस्क होता और अक्कर कर जाता तो क्या होगा? कोई आइडिया? अगर पॉजिटिव रिस्क अक्कर कर जाए तो क्या होता है?
सर गेन होता है सर जी, प्रॉफिट होता है, गेन होता है। बिल्कुल सही, गेन बेनिफिट होता है, उसको हम बेनिफिट कहते हैं, गेन कहते हैं, या जो भी कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी रिस्क रिस्क नहीं रहता, वो बेनिफिट बन जाता है। पॉजिटिव रिस्क जब अक्कर हो जाए तो वो बेनिफिट बन जाता है, नेगेटिव रिस्क जब अक्कर हो जाए तो वो इश्यू बन जाता है। ठीक है जी, ये बात समझानी बहुत ज्यादा जरूरी थी। एक एक अब आप आ जाइए, हैजर्ड क्या चीज है, रिस्क और हैजर्ड में क्या फर्क है। यूं समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं उसकी डोमेन में जो कुछ आपके बस में है, जो जितनी चीजों को आप एड्रेस कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि रिस्क आपके अंडर आता है, रिस्क तो एक्सटर्नल होता है, उसको तो आप सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप रिस्क को गायब नहीं कर सकते। रिस्क जो है उसको ट्रीट किया जा सकता है। मैं मतलब मिसाल के तौर पे इस रास्ते में बहुत रश है, मैंने मंजिल पे पहुंचना है, मैं क्या करूं? एक रास्ता ये हो सकता है, रास्ता ही बदल लो भाई, किसी और रास्ते से लौट चले जाओ। तुमने जरूर जो सबसे फंसा हुआ रास्ता है, ट्रैफिक ब्लॉक है, उसी रूट से जाना है। तो मतलब ये है कि ये वो इकदामात हैं जो मैं उस मसले को अवॉइड कर सकता हूँ, या कुछ और कर सकता हूँ, जो भी कोई सिचुएशन है उसको मैं कैसे डील कर सकता हूँ। तो कोशिश हमारी ये होती है कि पहले तो हम रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ये रिस्क की बात कर रहा हूँ। हैजर्ड जो है वो इतना बड़ी चीज है कि वो हमारी औकात से बाहर है। मैं तो प्रोजेक्ट के हवाले से रिस्क देख रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि जल्जला आ जाएगा। भाई जल्जले को मैं कैसे रोकूं, मेरे बस में नहीं है, मतलब मेरी दूर दूर तक मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि मैं जल्जलों को रोक सकूं। हाँ, अपनी तई में इतना जरूर कर सकता हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन मैं कर रहा हूँ उसमें मैं अच्छा मेटल मटेरियल लगा लूं, एंटी अर्थक्वेक प्रूफिंग, जितनी भी वो आपने प्रूफिंग करनी है वो आप ऐसे मेजर्स ले लें। लेकिन वो मेजर्स लेने से भी इस बात का 100% यकीन तो नहीं है कि ये बिल्डिंग गिरेगी नहीं। अगर आप मजबूत बिल्डिंग बनाएं तो जरा मुश्किल से गिरेगी, देर से गिरेगी, मगर ये नहीं है कि पहले झटके में गिर जाए। तो ये वो प्रिवेंशन वो आप इस हद तक कर सकते हैं। लेकिन जल्जले को अगर वो आ गया तो आपकी बिल्डिंग तो उसके मुकाबले में उसकी कोई औकात ही नहीं है। जल्जले के सामने एक बिल्डिंग की क्या औकात है, वो तो पूरा शहर बर्बाद कर दिया उसने। तो दैट इज अ हैजर्ड, एंड दैट इज मच बिगर देन what even a project manager can think about. Hazards are not dealt by the project manager, it is not his subject. Hazards से बचा जा सकता है। आप कहें कि जनाब टोर्नेडोज आते हैं बहुत ज्यादा न्यू जर्सी एरिया में है, जो भी वो अमेरिका में, तो आपका दिमाग खराब है, वहां घर बना के बैठे हुए, व्हाई आर यू लिविंग देयर? या फॉर दैट मैटर जब कभी उसके आने की फोरकास्ट होती है तो लोग जो है वहां से अपनी जान बचा के निकल जाते हैं, घर बंद कर देते हैं, वो घर के घर उड़ जाते हैं। तो लोगों ने क्या किया, तय खाने बनाए हुए हैं और उसके अंदर पूरा लिविंग का सिस्टम रखा हुआ है, और कीमती सामान जो जो भी महफूज करने वाली चीजें हैं वो वहां रखी होती हैं। ऊपर से अगर घर उड़ भी जाए तो कुछ ना कुछ तो बचेगा। खैर, तो वो हैजर्ड की बातें अलग हैं, हम थोड़े से इकदाम कर सकते हैं, हम हैजर्ड को एड्रेस नहीं कर सकते। हैजर्ड भी रिस्क की तरह एक अनसर्टेनिटी है, लेकिन इसका जो लेवल है वो बहुत बड़ा है। वो मुल्कों और ग्लोबल लेवल के हैजर्ड्स होते हैं। तो ग्लोबल लेवल के हैजर्ड्स जो है उनके बारे में जो भी कुछ स्ट्रेटेजी बनानी है वो बनाए, जो कंट्री के लेवल पे गवर्नमेंट बैठी है या इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग बैठे हैं वो उसके बारे में कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अब मैं, मेरा जनाब 5 बिलियन का प्रोजेक्ट है और मुझे आप कह रहे हैं कि ये हैजर्ड आएगा तो इतने ट्रिलियन का नुकसान हो जाएगा, तो ये पूरा करो। मैं कहां से पूरा करूं भाई, मेरे तो बस में नहीं है। मेरा प्रोजेक्ट इतना वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे प्रोजेक्ट की तो ची बोल जाएगी
वो जीरो ही हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा, और फिर शायद हमें टर्मिनेट ही करना पड़ जाए, या अगर उसको दोबारा भी शुरू करना है तो एबनिशो से शुरू करना पड़ेगा। इस बात को समझो। तो हैजर्ड भी एक अनसर्टेनिटी है, लेकिन वो फोर्स मेजोर टाइप की चीज है जो कि प्रोजेक्ट के अंदर कवर नहीं होती, बहुत ही बड़ी चीज है, और अगर वो कर गई तो क्या होगा, तो क्या होगा। जैसे हमने कहा कि अगर रिस्क अक्कर कर गया तो इशू बन जाएगा, अगर हैजर्ड अक्कर कर गया तो क्या होगा। जी प्लीज, कोई इनपुट है? सर वो बड़ा इशू बन जाएगा, एक इवेंट बन जाएगा, इवेंट छोटी चीज है सर, बहुत ही छोटी, इंसिडेंट हो जाएगा। वो भी छोटी चीज है। जब हैजर्ड आते हैं तो डिजास्टर होता है। डिजास्टर का लफ्ज आपने सुना हुआ है ना। अब मैं ये बातें इसलिए यस सर। आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ अक्सर लोग इन चीजों का फर्क नहीं समझते। जैसे रिस्क अगर अक्कर हो जाए तो इशू बन जाता है, नेगेटिव रिस्क, पॉजिटिव रिस्क अगर अक्कर हो जाए तो बेनिफिट बन जाता है, हैजर्ड अगर अक्कर हो जाए तो डिजास्टर बन जाता डिजास्टर। ओके सर, गॉट इट। है। अब डिजास्टर इमेज वो शॉक वेव है जो आ गई है, तबाही है जो हो गई है, ये तो हो गया। अब आप क्या करेंगे? नेचुरली प्रोजेक्ट लेवल पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो नेशनल लेवल की बात है, तो मुल्क ही कुछ करेगा। ठीक है जी, तो मुल्क जो करेगा वो होगी क्राइसिस मैनेजमेंट। ये जो सिचुएशन आफ्टर डिजास्टर, हैजर्ड अक्कर होने के बाद जो डिजास्टर हो जाता है, डिजास्टर से निकल के नॉर्मल लाइफ में आने के सफर को क्राइसिस मैनेजमेंट कहते हैं। जितनी देर आप उस शॉक में रहेंगे, जख्मी रहेंगे या नुकसान में रहेंगे, वो पीरियड क्राइसिस पीरियड है। और क्राइसिस को मैनेज करना, लोगों को साइकोलॉजिकली, फिजिकली या फाइनेंशियली कंपनसेट करना, या जो भी कोई उनको नॉर्मलिटी की तरफ लेके आना, क्राइसिस मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है जी, बंद टूट गया, अपना सैलाब आ गया। ठीक है जी, सैलाब आ गया तो अब क्या है? अब आप क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए लोगों को सेफ जगहों पे पहुंचाते हैं। लेकिन वो जो मैं हैजर्ड के हवाले से भी बात कर रहा था कि जब कभी वहां तूफान आते हैं तो वो लोग वो जगह छोड़ के चले जाते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम गवर्नमेंट देती है कि भाईजान इधर से निकल जाओ। ठीक है, अपने आप को देखिए जरा, हम क्या कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट भी सोई रहती है, जबकि बनाया हुआ एनडीएम में और पता नहीं क्या क्या ड्रामे बनाए हुए हैं, सोई रहती है आखिरी मोमेंट तक। जब तक कोई 1 आध मिलियन बंदा मर नहीं जाएगा उस वक्त तक इनकी हाईली रिएक्टिव। देखें, बात यह है, सैलाब तो हर साल आता है ना, हमें पता है हर साल सैलाब आता है, पर कम आया ज्यादा है, लेकिन आता तो है, नेचुरल है। मुझे ये बताइए कि जो लोग हर दफा डूब जाते हैं वो क्यों डूब जाते हैं? Why do we have houses in low-lying areas which will definitely go underwater every year? गवर्नमेंट को अकल नहीं है, लोग उससे बड़े कम अकल हैं। वो सैलाब के फौरन बाद फिर वहां पहुंच जाते हैं और फिर दोबारा जाके उन चीजों को आबाद कर लेते हैं। चलें, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप सही वक्त पे वहां से निकल जाएं, गवर्नमेंट ये इंश्योर करे और सही वक्त पे करे, और गवर्नमेंट ये बताए कि इस दफा कितने क्यूसेक्स का पानी रिलीज होने वाला है। गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए कि कहां तक लोग डूब जाएंगे इस बार, ताकि उस लेवल पे पानी के पहुंचने से पहले उन जगहों को क्लियर कराया जा सके और उससे होने वाला नुकसान कम अज कम किया जाए। अब बाद में रिएक्टिव होने का क्या है कि मतलब अच्छा जी चलो हर बंदे को 3-3 लाख रुपया दे दो। तो खुदा का खौफ करें, आप अपने मुल्क की कमाई इस तरह गंवा रहे हैं। इस पैसा जो आप इनको दे रहे हैं, देने में हर्ज नहीं है, वो देना पड़ेगा, लाजिमी बात है, आपकी आवाम है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी कम अक्लमंदी का इजहार करते, अगर आप
पहले इकदामात से ही ले लेते, इससे 1/10 या उससे भी बहुत कम पैसों में आप इन लोगों की जान माल सब बचा सकते थे। उस वक्त इनको ट्रक प्रोवाइड करते ना कि ये अपने सामान लोड करके और ऊपर की तरफ कहीं ट्रेवल कर जाएं। उस वक्त ये कार्रवाई करने की जरूरत थी। और दूसरी बात है कि अगर गवर्नमेंट अव्वल तो करती कुछ नहीं हो तो छोड़ दें, आपकी करती है, अगर वो कुछ कर भी ले तो अवाम हमारी इतनी जाहिल है, मैं तो नहीं जाना आन दो पानी नहीं। मेरा मतलब है निकम्मे अनपढ़ और जाहिल लोग, उनको ये बात ही नहीं समझ आ रही कि इससे हमारा नुकसान है। हर साल नुकसान करते हैं, अकल फिर भी नहीं आती। तो ये जनाब फर्क था हैजर्ड और रिस्क के अंदर। वी आर नॉट गोइंग टू डील विद हैजर्ड। हैजर्ड्स, क्राइसिस और डिजास्टर, ये कॉन्सेप्ट अलग हैं, प्रोजेक्ट की डोमेन में नहीं आते। मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा एतराज है कि यूनाइटेड नेशन वाले हैजर्ड प्रिवेंशन को या हैजर्ड की बात को वो लोग रिस्क से रिलेट करके करते हैं। उनकी बाकायदा ट्रेनिंग चलती है, हैजर्ड रिस्क मैनेजमेंट। पागल के बच्चों, हैजर्ड और रिस्क दो अलग अलग चीजें हैं। हैजर्ड रिस्क मैनेजमेंट, बड़े छोटे को उनकी शादी कर दी आपस में, वो पागल हो गए हो, तुम लोगों को दिमाग खराब है। किताबें लिखी हुई हैं और ये बात उनको समझ नहीं आती। मुझे समझ आता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको समझ इस बात की नहीं आ रही कि वो क्या करना चाह रहे हैं। मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, मुझे पता है कि वो क्या चीज कह रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे रिस्क हैजर्ड की रिस्क मैनेजमेंट नहीं होती। बुनियादी तौर पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि हैजर्ड के अक्कर होने से पहले हमें कुछ इकदाम लेने चाहिए। चलें, अगर ये भी कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दरअसल वो ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं क्राइसिस करना चाहिए मैनेज। पागल के बच्चों, अगर तुम उसको हैजर्ड के लेवल के ऊपर ट्रीट करो तो तुम्हारा क्राइसिस कम नहीं हो जाएगा। खैर, ये दिस इज अनदर डिस्कशन। बाकी हमारे डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। हम रिस्क प्रोजेक्ट लेवल की बात करें तो हम रिस्क अगर हमारे पास आ रहा है, हम उसको अगर कुछ नहीं कर सकते, सबसे पहला जो तरीका होता है, हम कहते हैं रिस्क के रास्ते से हट जाओ। सैलाब इधर से आ रहा है तो निकल जाओ यहाँ से। अवॉइडेंस, लाजमी बात है मैं घर बदर हो जाऊंगा, लाजमी बात है मुझे कुछ ना कुछ नुकसान तो जरूर होगा, मेरी जॉब मेरी नहीं होगी उतने दिन तक, मगर दिस कॉस्ट इज गुड कॉस्ट। ये पैसा मैं जो खर्च कर रहा हूँ, ये मैं अपनी जान बचाने के लिए और अपना माल बचाने के लिए कर, और उस पर अगर 4 पैसे खर्च हो भी जाते हैं तो कोई परवाह की बात नहीं। ये मतलब रिस्क अवॉइडेंस एक स्ट्रेटजी है और बाकायदा इसमें आपको फायदा या नुकसान होता है। रिस्क ट्रांसफर, अगर मैं ये ना कर सकूं तो मैं रिस्क ट्रांसफर करता हूं। मैं एक ट्रक हायर करके लाया, मैं अपने कंधों पे सारा सामान उठा के नहीं ले जा सकता, मैंने अपना रिस्क उसको ट्रांसफर कर दिया और मुझे क्या अचीव हुआ, मुझे स्पीडी रिकवरी, मैं जल्दी उधर से निकल जाऊंगा। खैर एनीवेज, वो तो हम हैजर्ड की बात करनी शुरू कर दी, अब मैं हैजर्ड की बात नहीं करते, प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट में रिस्क को अवॉइड भी किया जा सकता है, और अगर रिस्क अवॉइड करने के अलावा और ऑप्शंस भी देखनी है या अवॉइड ना हो सकता हो तो हम ट्रांसफर की बात करते हैं कि ये रिस्क की इंश्योरेंस करा लो, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी भरेगी नुकसान। या आप कहते हैं कि जी इसको आउटसोर्स कर दो, ये काम किसी और को दे दो ताकि वो माहिरीन आके ये हमारा सामान उठा के यहाँ से निकाल के ले जाएं। तो रिस्क का जो लोड है हम किसी और पे डालने की कोशिश करते हैं, और फिर और स्ट्रेटजीज भी हैं, आप उसका मिटिगेशन करते हैं। मिटिगेशन का मतलब है उसके होने के इम्कानात या उससे होने वाले नुकसान को कम या ज्यादा किया जाए। जी जनाब, मोहम्मद ताहिर। सर ये रिस्क अवॉइडेंस जो है ये हम नेगेटिव रिस्क को अवॉइड करेंगे ना, पॉजिटिव को तो नहीं करेंगे। जी जी, मैं आता हूँ इसके ऊपर। ये तो जनरल लिखी हुई है चीजें, आगे मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव को क्या करना है और पॉजिटिव को क्या करना है। एनीवेज, तो ये कंटीजेंसी वगैरह होती हैं, फिर कंटीजेंसी रखते हैं, रिजर्व रखते हैं। अभी आते हैं इसके आगे की तरफ। रिस्क एक्सपोजर तो आपको पता था ना, मैंने कहा था कि रिस्क की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रिस्क का इम्पैक्ट, ये हमारा रिस्क का एक्सपोजर है। अगर इस जहां पे आप बैठे हुए हैं वहां आग लग जाए और फर्ज करें कि उससे 1 लाख रुपए का नुकसान होने का इम्कान है,
और उस आग के लगने के चांसेस 10% हैं, तो आप 10% मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, ये है अमाउंट जिसमें आपने इलाज करना है। इससे कम अमाउंट में आपने इलाज करना है। अगर आपने 10,000 रुपए लगा दिए इस रिस्क को घटाने के लिए, तो आप कोई फायदे की बात नहीं की, क्योंकि ये रिस्क था ही 10,000 का। अब मुझे पता है कि इसके ऊपर थोड़ा आप लोगों को शक शुबा होगा कि रिस्क तो 1 लाख का था, लेकिन मैंने 10,000 क्यों रखे, और वो भी मैं कह रहा हूं कि 10,000 से कम में काम, जो भी आपने मेयर लेने हैं वो 10,000 रुपए से कम में लेने हैं। 1 लाख से कम में क्यों नहीं कहा, इसको क्यों बताएंगे? जनाब, जी जनाब। मतलब मैं बताता हूँ आपको। सर जरा रिपीट करते हैं सर, जरा जो सवाल किया हाँ है। जी, मैं कह रहा था कि रिस्क का एक्सपोजर है 1 लाख का नुकसान है आग लगने की सूरत में। आग लगने के चांसेस 10% हैं, तो मेरे रिस्क का एक्सपोजर क्या होगा? 10% मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, विच इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। इस रिस्क के लिए 10,000 रुपए मैंने मुख्तस किए हैं, ये इससे ज्यादा खर्च ना हो, वैसे कम खर्च हो तो मुझे वारा खाता है। समझ आई बात? नहीं समझ आई? ओके, चलें। सर ये आपकी जो टॉलरेंस लिमिट है उसके अंदर रहेंगे ना आप, उससे बाहर तो नहीं जा सकते, उसको जो मैं हमने थ्रेश होल्ड जो हमने रखा होता है। जो उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, वो तो वो अलग चीज है, वो हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं, वो एक अलग चीज है। एक्सपोजर की बात कर रहा हूँ। एक्सपोजर क्या है? 10,000 रुपए का एक्सपोजर है। इम्पैक्ट, जो उसका इम्पैक्ट है वो तो 1 लाख रुपए था, लेकिन 10% है चांस। फर्ज करें कि ये रिस्क ना होता, एक यकीनी हकीकत होता कि कल आपकी बिल्डिंग में आग लग जाएगी, 100% चांस है कि 1 लाख का नुकसान होगा, तो फिर तो 1 ही लाख का नुकसान है, ठीक है। लेकिन अगर 90% चांस है, तो 90% पैसे उसके लिए मुख्तस किए जाएंगे। अगर 10% चांस है, तो 10% मुख्तस किए जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? एक लॉजिक तो मैंने आपको दे दिया कि चूंकि ये 100% ही नहीं अकर करेगा, जो चीजें 100% अकर होती हैं प्रोजेक्ट के अंदर, उसकी एक्टिविटीज होती हैं, उनके लिए तो पूरे पूरे पैसे रखे जाते हैं। लेकिन जिसके होने का इम्कान है, और जितना इम्कान है उतने पैसे रखे जाए। लॉजिक समझ आता है कि नहीं? चलें एक और तरह से आपको बताता हूं। फर्ज करें आपके पास 10 रिस्क हैं, इत्तेफाक से वो 10 के 10 रिस्क, हर रिस्क के होने का इम्कान 10% ही है, और हर रिस्क का जो नुकसान है वो 1 लाख ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नुकसान तो, अगर 10 के 10 रिस्क इकट्ठे अगर कर जाए, तो टोटल नुकसान तो 10 लाख का हो जाएगा ना। लेकिन हर रिस्क के होने के चांसेस 10% हैं, और इसका मतलब है हमने हर रिस्क के पीछे 10,000 रुपया रखा, तो मेरे पास कितने पैसे आ गए कॉन्टीजेंसी में? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया। अब मुझे ये बताइए कि असल में इन 10 में से कितने रिस्क अक्कर होने के चांसेस बनते हैं? सर ये लाजमी तो नहीं है कि 10 के 10 जो है ना वो रिस्क हो। अब उसमें से ये लाजमी बात है कि वो 10 के 10 तो अक्कर करने का बहुत ही मध्यम चांस है, बहुत ही मध्यम चांस है। जी जी। लेकिन इन 10 में से कितने रिस्क अक्कर होने का चांस है? सर 10 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है ना, मतलब
वो ठीक है आपकी बात। इसका मतलब है 10%, 20%, 30%, 40% से 100% तक हो सकता है। लेकिन जो चूंकि हर रिस्क 10% है, तो ओवरऑल भी मुझे इन 10 रिस्क के ऊपर 10% ही होने का इम्कान है। मतलब 10 में से एक ही बिल्कुल रिस्क करेगा। सही है। और एक रिस्क अगर पूरा नुकसान करता है तो वो 1 लाख का नुकसान करेगा। क्या मेरे पास 1 लाख रुपया है? बताइए। ये सर आपके पास एक लाख रुपया तो है ना, 10 रिस्क के अगेंस्ट आपने एग्जैक्टली 10% रखा है। यही मेरा पॉइंट है कि अगर इस तरह से आप देखें तो 10 रिस्क मैं ट्रीट कर रहा हूं, 9 तो अक्कर ही नहीं होने, एक ने अक्कर होना है। और वो जो 10 रिस्कों के पैसे हैं वो मैं एक पे खर्च कर दूंगा, नुकसान मेरा पूरा हो जाएगा। तो बाकी रिस्क एक यस सर। दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि एक और डायमेंशन को भी देखिए कि पॉजिटिव रिस्क भी तो है ना। जो पॉजिटिव रिस्क हैं वो नेगेटिव रिस्कों को भी तो कुछ ना कुछ बैलेंस आउट करेंगे। और माना यस सर। सारे रिस्क एक साइज के नहीं होंगे, कोई ज्यादा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, रामा। जैसे टोर्नेडो डायग्राम में दिखाया गया था। कोई बात नहीं, वो रिस्क कुदरती तौर पे एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जितना रिस्क एक्सपोजर आपके पास था, आपने कुछ इकदामात किए होंगे। उन इकदामात को करने के बाद आपने उसका रिस्क एक्सपोजर घटा दिया। फर्ज करें, क्या कैसे घटेगा रिस्क एक्सपोजर? रिस्क एक्सपोजर में दो ही चीजें हैं, या तो प्रोबेबिलिटी है या उसका होने वाला नुकसान है। प्रोबेबिलिटी को अगर मैं 10% से कम करके 1% कर दूं तो जबरदस्त काम हो जाएगा। फिर क्या होगा? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1%, 1,000 रुपया होगा, उसका पीछे रखना पड़ेगा। तो अगर मैं 9% जो उसको पीछे ले आऊं, उसकी उसकी जो क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी को 9% कम कर दूं, 1% पीछे बाकी बचे, तो मैंने तो बड़ा जबरदस्त काम किया। इसका मतलब है कि इस ये ट्रीटमेंट देने के बाद अब 1,000 रुपया रिजर्व में पड़ा हुआ है। और इस ट्रीटमेंट देने में कितना पैसा लगा? फर्ज करें इसमें मेरे लगे 3,000 रुपए। ठीक है जी। तो ये जो 3,000 रुपए है, ये मेरा रिस्क रिडक्शन कॉस्ट है। 3,000 रुपए रिस्क को रिड्यूस करने में लग गया। पहले एक्सपोजर क्या था? 10,000 रुपए का। अब एक्सपोजर क्या हो गया? 1,000 रुपए का। 10,000 से 1,000 निकाल दीजिए, पुराने एक्सपोजर से नया एक्सपोजर निकाल दीजिए। 9,000 हमने कम किया। एट व्हाट कॉस्ट? 3,000। 9,000 डिवाइडेड बाय 3,000। अगर आपका जवाब एक से ज्यादा है तो इट इज फीजिबल। तो आपका जवाब तो 3 आ गया। ठीक है जी। जवाब अगर 1 हो तो भी मुझे पसंद नहीं है कि यार ये तो ऐसे ही होना था, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा हुआ। अगर मतलब आपका जवाब जो रिस्क रिडक्शन लीवरेज 1 या 1 से कम आए तो इट इज नॉट फीजिबल। 1 से ज्यादा आए तो फीजिबल, और जितना ज्यादा आए उतना अच्छा। आपने जी जवाब 10 आ गया, इसका मतलब है आपने 10 टाइम्स फायदा उठा लिया। 3 है, 3 टाइम्स फायदा उठा लिया। तो ये जनाब इसका रिस्क रिडक्शन लीवरेज है। नेगेटिव स्ट्रेटजीज जो हैं और पॉजिटिव स्ट्रेटजीज, ये मैंने बात की थी, मैं आपको बताऊंगा। 5 स्ट्रेटजीज हैं। एस्केलेट इन्होंने अभी ऐड की है, पहले एस्केलेट के नाम से नहीं होती थी। वो ये कहता है कि एक तो इश्यूज को एस्केलेट किया जाता है ना, वो कहता है कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो हमारे बस के नहीं होते, मतलब प्रोजेक्ट लेवल के नहीं होते। रिस्क तो है वो प्रोजेक्ट को, लेकिन वो ऊपर के लेवल, जो मेरे ऊपर से प्रोग्राम मैनेजर बैठा हुआ है, प्रोग्राम लेवल का रिस्क है वो, तो मैं उसको कुछ कर नहीं सकता। ऐसे ही जैसे मैं कहूं कि मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं और एक हैजर्ड आने का इम्कान है, मैं तो उसको कुछ नहीं कर सकता। अब प्रोग्राम लेवल का रिस्क है तो प्रोग्राम मैनेजर उसको डील करेगा। तो जब मुझे इस बात का एहसास होता है कि ऐसा रिस्क है, नेगेटिव या पॉजिटिव, जो पूरी मेरी डोमेन में नहीं आता लेकिन मेरे प्रोजेक्ट को असर अंदाज होता है,
तो मैं अपने से ऊपर के लेवल को वो रिस्क एस्केलेट कर दूंगा और अपने रिस्क रजिस्टर में लिख दूंगा कि ये इस वजह से इस तारीख को मैंने एस्केलेट करके ऊपर भेज दिया। तो एस्केलेशन में आपकी जिम्मेदारी यहां खत्म हो जाती है, सिर्फ रजिस्टर में आपने लिख दिया, अब ऊपर वाला जाने और उसका काम। हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैंने कहा अवॉइड। आगे से ट्रक आ रहा है, आप क्या करेंगे? आप रास्ते से हट जाएंगे ना, ट्रक को टक्कर तो नहीं मारनी आपने, तो यू विल ट्राई टू अवॉइड इट। अवॉइड करने में क्या खर्चा आता है? जो खर्चा आता है वो उसकी कॉस्ट होगी, वो रिस्क रिडक्शन कॉस्ट कहलाएगी। इसी तरह अगर मैं कहूं कि जी रिस्क ट्रांसफर कर दिया मैंने किसी से सर्विसेज हायर करनी, सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि यार ये काम मेरा तुम करो। अगर मैं खुद करता तो चांसेस थे ज्यादा नुकसान होने के। ये बात नहीं थी कि हमें आता नहीं है काम करना, कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है, लेकिन काम नाजुक है और ज्यादा रिस्की है, इसलिए हम उसमें हाथ नहीं डाल रहे और हम माहिरीन को बुला के उनसे करवा रहे हैं। उनको हम जितना खुद पैसे देने लगाने थे उससे कुछ ज्यादा पे कर देंगे, राइट? क्योंकि जितना बड़ा रिस्क होगा उतने ज्यादा पैसे पे कर देंगे, लेकिन वो भी जो उस नुकसान से तो कम ही होगा ना जो उस रिस्क से होना था। तो रिस्क ट्रांसफर करने का मतलब है कि आप वो जिम्मेदारी किसी और के कंधों पर डाल देते हैं, उसको पे कर देते हैं और अल्टीमेटली वो उस रिस्क की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। वो जो बड़ा नुकसान होना है, अव्वल तो वो होने नहीं देगा, वो माहिर है, और दूसरी बात अगर होगा तो वो खुद ही भुगतेगा, आप पे नहीं आएगा वो रिस्क। इसके बाद अगर ये भी तरीका इस्तेमाल ना हो सकता हो या आप और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मिटिगेट है। मिटिगेट वो जगह है जहां आप नेगेटिव रिस्क को की प्रोबेबिलिटी को या उससे होने वाले नुकसान को घटाने की कोशिश करते हैं। आप कैसे आग लगने के प्रोबेबिलिटी कैसे कम कर सकते हैं? आप देखेंगे आग लगने के सोर्सेज क्या हैं, उनको रिमूव करें या रिड्यूस करें तो खुद ब खुद आपकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी। और अगर आप उससे होने वाले नुकसान को कम करना चाहते हैं तो आप देखें कि वो 1 लाख का नुकसान हो क्यों रहा है, क्योंकि उस कमरे में जो सामान पड़ा है वो 1 लाख रुपए का है। तो अगर इस कमरा इतना रिस्की है तो इस कमरे में आपने महंगा सामान क्यों रखा हुआ है? आप इस सामान को निकाल दें यहाँ से तो भी आपका मसला हल हो जाता है कि आपका लॉस नीचे की तरफ आ जाता है। तो इधर प्रोबेबिलिटी कम कर दें या उससे होने वाला नुकसान कम कर दें, या अगर दोनों ही कर दें फिर तो बिल्कुल ही कमाल हो जाएगा। फर्ज करें मैं इसकी प्रोबेबिलिटी को 10 से रिड्यूस करके 1 पे ले आता हूँ और इसके जो क्या कहते हैं जो नुकसान है उसको रिड्यूस करके मैं 50,000 पे ले आता हूँ, तो 50,000 इंटू 0.01 500 रुपया बचता है पीछे। 500 रुपए का रिस्क है, वेरी गुड। अगर आपने जो रिडक्शन की है कम पैसों में की है तो कमाल हो गया, ठीक है जी। आप उसी रिडक्शन के फार्मूले में लगा के देख लें, ये कोई 10 टाइम्स हो जाएगा फायदा। इस फिर अगर कुछ भी ना हो सकता हो, अगर ये चारों जो तरीके हमने ऊपर देखे हैं तो आखिर में फिर हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम इस रिस्क को भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऑल्दो ये हमारी वो जो टॉलरेंस की बात हुई थी उससे तो बाहर ही है। एक तो हमने उधर एक्सेप्टेंस की थी ना कि इस टॉलरेंस के अंदर अंदर है तो हम वी डोंट बॉदर, हम इसका खर्चा कर लेंगे, भुगत लेंगे। लेकिन अब ये एक ऐसा रिस्क आ गया जिसको कोई इलाज नहीं किया जा सकता, ना एस्केलेट होता है, ना अवॉइड होता है, ना ट्रांसफर होता है, ना मिटिगेट होता है, तो फिर तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वो रिस्क मेरे पे जो नुकसान करेगा मैं भुगत लूंगा। अच्छा, अब इस बंदे में और वो जो रिस्क एवर्स है या फॉर दैट मैटर वो जो रिस्क टेकर है उसमें क्या फर्क है? रिस्क टेकर एक बिला वजह का बहादुर आदमी जो एम बहादुर बने जा के जहां रिस्क नजर आता है जाके टक्कर मार के आता है, उसमें हमाकत है, ये कोई ब्रेवरी नहीं है। ब्रेवरी ये है
कि प्रोएक्टिव हों, पहले सोचें, सारी ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें और अल्टीमेटली नतीजे पे पहुंचे कि ये कुछ नहीं हो सकता। अब आपको पता है कि आपको नुकसान जो है वो कितना होना है, और यू हैव नाउ एक्सेप्टेड, यू आर इवन बेटर देन द पर्सन जो कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठा हुआ है, रिस्क एवर्स है। रिस्क एवर्स वो है बुजदिल, वो रिस्क का नाम ही सुनता है तो वो तौबा करनी शुरू कर देता है, मगर उस रिस्क के बारे में कोई इकदाम नहीं लेता। वो जाहिल है, उसे पता ही नहीं है कि रिस्क क्या है, वो रिस्क को सुनना ही नहीं चाहता उसका नाम। आप अक्लमंद हैं, आपने ये सब कुछ कर लिया, अब आप फिजिकली मोटिवेटेड हैं, आपको पता है कि क्या भुगतना पड़ेगा और आप वो भुगतने के लिए तैयार हैं। जबकि वो बंदा अनअवेयर पकड़ा जाएगा, उस पर जब रिस्क आके अटैक करेगा, हमला करेगा, तो वो बंदा उसको चीखें मारता फिर रहा होगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होगी मैं क्या करूं। जबकि जिसने एक्सेप्ट किया होगा वो मेंटली तैयार होगा। इसी तरह पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हैं। एस्केलेट, अगर ये रिस्क आप समझते हैं कि हमसे ऊपर के लेवल का है तो ऊपर एस्केलेट कर दें। अगर वो रिस्क जो है क्या कहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी ये मेरे पास आए, मेरे तक पहुंचे, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस रिस्क को एक्सप्लॉइट करता हूं, मतलब मैं उसको वेलकम करता हूं, मैं उसकी तरफ बढ़ता हूं, बजाय कि उससे रास्ता बदल लूं। मैं अगर दूसरे रास्ते पे जा रहा हूं तो मैं अपना रास्ता बदल के वो अपॉर्चुनिटी वाले रास्ते पे जाऊंगा कि यार यहां से कुछ फायदा ही हो जाएगा, तो आई विल कन्वर्ज टूवर्ड्स दैट। मैं ऐसे मेजर लूंगा कि वो अपॉर्चुनिटी जो है, पॉजिटिव रिस्क जो है, मैं उसकी तरफ खुद से बढ़ूं और उसको ज्यादा से ज्यादा उससे फायदा उठा सकूं। ट्रांसफर का उलट जो है, वो रिस्क किसी को हम दे देते थे ना, ट्रांसफर कि तुम मेरा वजन उठाओ, अब हम दूसरे का वजन उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल ये है कि फर्ज करें कि आप घर बना रहे हैं और उसमें आपको एक विंडो चाहिए, और वो विंडो जब आप मार्केट से लेने जाते हैं तो वो कहता है जी ये विंडो वैसे तो 1 लाख रुपए की है, या चलें 50,000 का, 50,000 रुपए की विंडो है, लेकिन अगर आप 3 विंडोज का सेट लेंगे तो मैं 1 लाख में दे दूंगा, डील लगी हुई है। आप कहते हैं यार जरूरत तो मुझे एक की है, बाकी मैं क्या करूंगा। ऐसे ही है ना, आपने क्या करने हैं बाकी जो है, वो अगर ख्वातीन होती है तो वो सब कुछ उठा लेती हैं, मगर वो ये हमने सस्ता मिल गया, लेकिन ये नहीं देखती कि 50,000 खर्च करने के बजाय 1 लाख रुपया खर्च कर रही हैं। आप अक्लमंदी का तकाजा ये है कि आप जाएं और बाकी कंस्ट्रक्टर्स जो हैं, जो बिल्डर्स आपके इर्द गिर्द काम करें, उनसे पूछें कि यार ये मुझे एक डील मिल रही है, अगर आप लोगों को भी कोई विंडो ये वाली चाहिए तो बता दो, इकट्ठी ले लेते हैं और जो फायदा होगा शेयर कर लेंगे। मतलब जो 30-30 हजार की या 33-33 हजार की सबको विंडो पड़ेगी, तो हर किसी को 17,000 का फायदा। तो ये जनाब इसको कहते हैं शेयर कर। और एनहांस मिटिगेशन का उल्टा है, हम जैसे मिटिगेट में नेगेटिव रिस्क के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी और उससे होने वाले नुकसान को घटाने की कोशिश करते हैं, एनहांस में हम उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है। हम कहते हैं कि इसके इम्कानात बढ़ जाएं, और या फिर इससे होने से जो फायदा है वो बढ़ जाए। ठीक है ना जी, मतलब छह के कहीं चावल बट रहे हैं तो आप बड़ी वाली देगची लेके जाने की कोशिश करेंगे ताकि मुझे ज्यादा मिल जाए। ठीक है, तो एनहांस करते हैं आप चांसेस। और अगर कुछ भी नहीं किया जा सकता पॉजिटिव रिस्क के हवाले से, तो फिर अल्टीमेटली आखिर में फिर यहां पर भी वही चीज कि जो मिलेगा ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लें आप। फिर जनाब एक चीज में आ जाती है कि जो ट्रांसफर करने के हवाले से क्लासेस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट्स, कौन कॉन्ट्रैक्ट आउट करना, सबलेट करना, एक तरह से रिस्क ट्रांसफर करना है ना। तो जो मुझे सर्विस दे रहा है, जो मेरे लिए काम करेगा, वो वो मेरा ठेका लेगा, तो वो सेलर है, वो अपनी सर्विसेज मुझे बेच रहा है।
और मैं बायर हूं, मैं कहता हूं ये काम मुझे कर दो, तो मैं अपना रिस्क उसकी तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं। तो कॉन्ट्रैक्ट्स की बहुत सी टाइप्स होती हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्योरमेंट में पढ़ेंगे, बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन इनमें से हम कौन सी टाइप हमें कम से कम रिस्क देगी। तो एक चीज होती है जी फर्म फिक्स प्राइस। फर्म फिक्स प्राइस का मतलब ये होता है कि आप उसे कहेंगे एक फिगर कोट करो और स्केड्यूल दो कब कब पैसे लेने हैं, और ये मेरा स्कोप है, ये मेरी ऑब्जेक्टिव है, इस काम को करके मुझे तुमने इतने दिनों में देना है, तब तुम्हें इतनी पेमेंट हो जाएगी। तो आप एक फिक्स डील करते हैं। यहाँ ये नहीं है कि आपने और कुछ नहीं देना, ना आपने सामान देना है, घर बनाना है। आपने कहा जी तुम खुद ही लगाओ सामान, सब कुछ करो, मैं तुम्हें बस फिक्स प्राइस दूंगा, शुरू में मोबिलाइजेशन के लिए इतना पैसा दे रहा हूँ, इस पे इसके बाद इस वक्त इतना दूंगा, इस वक्त इतना दूंगा, इस वक्त इतना दूंगा, और इससे एक पैसा ज्यादा या कम नहीं दूंगा। तो आपने क्या किया कि जो भी एक फिक्स फिगर आ गई है उसके ऊपर लॉक कर दिया, और अब वो बढ़ा नहीं सकता कीमत, और आप भी काम नहीं बढ़ा सकते, स्कोप को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने चेंज किया तो वो फिर आपको ज्यादा चार्ज करेगा उसके लिए। तो अगर आपको श्योर है कि स्कोप में ज्यादा तब्दीलियों का कोई इम्कान नहीं है, तो देन फिक्स प्राइस इज अ वेरी गुड डील फॉर यू, बिकॉज इसमें फिर सारा रिस्क थ्रू आउट उसी के सर पे रहेगा। अगर कोई गड़बड़ हो गई, ईंटें टूट गई, नुकसान हो गया, ट्रक उलट गया, तो उस सूरत में वो जिम्मेदार होगा, हम नहीं। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें आप एक ठेकेदार को हायर करते हैं कि मेरा घर बना दो, लेकिन पैसे तुम अपने नहीं लगाओगे, पैसे मैं दूंगा तुम्हें, सामान जो खरीदना है वो सामान मैं, मेरे से पैसे लेते रहना, मुझे बिल्स देते रहना, और ये मेरा घर बना दो। तो वो क्या करता था, वो उसके ऊपर कुछ इंसेंटिव उसे देते हैं, या उसे कोई फिक्स प्राइस देते हैं, जो भी कुछ देते हैं। लेकिन जो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ज्यादा रिस्क आपने उठा लिया कि ट्रक भी आप मंगवा रहे हैं, सामान भी आप, पैसे आप दे रहे हैं, और अगर कोई चीज गड़बड़ हुई तो आपके ऊपर ही नुकसान पड़ेगा। उसको वो सिर्फ काम काम करवाने तक का रिस्क ले रहा है, उतना रिस्क वो कैरी कर रहे हैं, तो काफी कम हो गया रिस्क। तो इसमें जनाब आप इंसेंटिव दे के उसको कुछ थोड़ा उसकी तरफ बेहतर सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, या अगर आप उसे फिक्स फी दें तो ये आपके लिए बुरा है, इसमें रिस्क ज्यादा आपके ऊपर आ जाएगा। कि आपने कहा जी ये घर बना दो, तुम्हें मैं 5 लाख रुपया दूंगा, अब 5 लाख रुपया तो वो देंगे आप उसको, लेकिन उसको क्या इंसेंटिव दिया हुआ है, वो क्यों अच्छा काम करे। तो लाजमी बात है कि वो अच्छा ना काम करने का रिस्क भी आपकी तरफ आ गया। ठीक है जी, आप उसको फिक्स फी के चक्कर में आपने ये काम कर दिया। और सबसे घटिया जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सारे का सारा रिस्क आपके ऊपर है और सेलर के ऊपर कुछ भी नहीं है, वो है कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, कि जितना खर्चा आएगा वो भी वो भी आप ही देंगे, और जो टोटल खर्चे का 10% वो कहता है जी ये मेरी फीस है। तो इसमें कहाँ है इंसेंटिव कि वो अच्छा काम करे, वो तो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करेगा, वो तो ये कोशिश करेगा कि आपका ज्यादा से ज्यादा खर्चा करवाऊं। सो ये फिर इंश्योरेबल रिस्क होते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज आ जाता है, इंश्योरेंस होती है उसकी प्राइस, मैं इसके हवाले से बात कर रहा हूँ, इक्विपमेंट रियल प्रॉपर्टी वगैरह। इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज होते हैं, जो मतलब इस बिल्डिंग में अगर आग लग जाए और साथ वाला घर भी जल जाए, तो फिर साथ वाले घर का नुकसान भी आप पूरा कराएंगे, इनडायरेक्ट लॉस। फिर लीगल लायबिलिटीज होती हैं कि आपको चीज जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके डिजाइन में कोई बग है या एरर है, उसकी वजह से आपको रिकॉल करना पड़े या कोई और हिसाब किताब, तो वो सारा नुकसान फिर इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। लीगल लायबिलिटीज होती हैं। फिर पर्सनल लायबिलिटीज होती हैं, पर्सनल में बॉडीली इंजरी, कोई आपका मजदूर जो है वो गिर जाए काम करते हुए, या हेलमेट ना पहना हो, ये वो, तो वो उसका कवरेज उसमें होता है, जिसको आप हेल्थ इंश्योरेंस भी कहते हैं और लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं। और एक फिर जो कंपनियां करती हैं वो नॉर्मली रैप अप इंश्योरेंस करती हैं, कि एक ही इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील कर लेती हैं, जिसमें सारी टाइप की इंश्योरेंस पूरी कंपनी के हवाले से और तमाम एम्प्लॉइज के लिए इसमें शामिल होती है, पूरा पैकेज होता है। फिर जनाब आपकी इंप्लीमेंट रिस्पॉन्सेज हैं, इसके अंदर प्रोजेक्ट
वही चीजें हैं, प्रोजेक्ट प्लान है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एक्सपर्ट जजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, इंटरपर्सनल टीम स्किल्स, लोग अपनी टीम को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आपका काम सिर्फ ये है कि अगर वो रिस्क अक्कर होने वाला हुआ या जिसको एक्शन लेना है वो टाइम आ गया, ऐसा हो सकता है कि वो रिस्क अक्कर ही ना हो, उसके आसार ही ना आए। अगर उसके आसार आ गए हैं तो और वो वक्त आ गया है तो मुझे वो एक्शन लेने पड़ेंगे। ये काम करेगा इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम। इसके लिए हमने रिस्क के रोल्स पहले से डिफाइन किए होते हैं। हर रिस्क का कोई ना कोई ओनर होता है, हर रिस्क का कोई ना कोई एक्शन ओनर होता है। एक ओनर है, एक एक्शन ओनर या एक्शन टेकर है। एक्शन ओनर तो एक ही होता है एक रिस्क के ऊपर, लेकिन एक्शन जो टेकर है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं और वो जवाबदेह होते हैं एक्शन ओनर को। हर रिस्क का कोई ना कोई एक्शन ओनर जरूर नॉमिनेट होना चाहिए और हर रिस्क के ऊपर एक या एक से ज्यादा एक्शन टेकर होते हैं जो एक्चुअली वो काम करते हैं। मिसाल के तौर पे आग लगी तो फायर फाइटिंग की जिम्मेदारियां एक्शन टेकर्स के ऊपर है और आग लगने के लिए जो बंदा उस पर नजर रखेगा कि लगने वाली है या क्या करने, तो वो चीज एक्शन ओनर करेगा, सॉरी रिस्क ओनर करेगा। और अगर कोई गड़बड़ है तो चेंज रिक्वेस्ट वगैरह होगी। यहाँ आपके चेंज रिक्वेस्ट अगर कोई होगी तो वो जाएगी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। मॉनिटर रिस्क में ये असल में जगह है वॉच करने के लिए। आप बदलते हुए हालात के साथ रिस्कों को वॉच करते रहते हैं, कौन सा अक्कर हो गया, कौन सा नहीं हुआ, और उनको रिकॉर्ड ठीक करते रहते हैं कि जो अक्कर नहीं हुआ उसको लिस्ट से निकाल देना कि उसकी बिला वजह उसकी वॉच लिस्ट पे रखा हुआ है आपने। और जो बदलते हुए हालात के साथ कोई नए रिस्क अक्कर आइडेंटिफाई हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा, उनको क्वालिफाई करेगा, क्वांटिफाई करेगा। वो जो सारा काम प्लानिंग में होता था वो ये करेगा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में बैठ के, और उस रिस्क की स्ट्रेटजीज वगैरह, जो रिस्क रिस्पॉन्स प्लान वगैरह अपडेट करेगा। सो ये जनाब, इसको ये सब कुछ इनपुट में मिलता है। डाटा एनालिसिस का टेक्निकल परफॉर्मेंस एनालिसिस करता है, रिजर्व एनालिसिस करता है, ऑडिट्स करता है, मीटिंग्स करता है, और अल्टीमेटली जो वर्क परफॉर्मेंस डाटा आया था उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और ये फॉरवर्ड कर देता है किसको, मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क को, जो उसकी रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट की कॉपी इसको वापस आती है ताकि वह मजीद रिस्कों को उसमें से आइडेंटिफाई कर सके। और अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट होगी वो यहाँ से मूव हो जाएगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स, यहाँ से अपडेट हो जाएगी। बस जी, ये आज तो हम यही मुश्किल से कंप्लीट कर सके हैं। अभी जो दो एरियाज हमारे रहते हैं, प्रोक्योरमेंट और स्टेक होल्डर, ऑल्दो आई होप कि वो बहुत थोड़े से टाइम के अंदर हो जाएंगे, घंटे के अंदर अंदर हो जाएंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कल हम 1 घंटे में वो कंप्लीट ना कर सके तो वो एग्जाम जो है वो मैं आपको उसके बाद दे दूंगा और आप ऑन टाइम में उसको कर लीजिएगा। ठीक है जी, वो मैं बना के एग्जाम और आपको दे दूंगा उस टाइम के ऊपर, और आप फिर उसको करना शुरू कर दीजिएगा और मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा और वही हम फिर फाइनल कर देंगे। जी, एनी क्वेश्चंस, एनी पॉइंट्स? सर एग्जाम का कोई टाइम भी होगा कि कितने टाइम में हमने करना है उसको, या वो 2 घंटे का टाइम होगा, 100 सवाल होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा। ठीक है जी। अच्छा सर, ये कल ही होगा क्लास एंड होने के बाद सर, टेस्ट जो होगा? हो सकता है क्लास के दौरान ही हम शुरू कर दें और हो सकता है कि हम थोड़ा सर बाद। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमें एक दिन मिल जाए फॉर रिवीजन, क्योंकि कुछ प्रीवियस क्लास अगर हमने मिस की में कुछ टॉपिक्स तो हम आपके वो लेक्चर रिवाइज करके तो फिर उसको टेस्ट के लिए आ जाएं, वीडियोस तो सारी क्योंकि कल भी क्लास होनी है। वीडियोस तो सब दी हुई हैं आपको। एग्जैक्टली, ये वाली भी मैं कर जी। लूंगा। तो हमें रिवीजन का, सॉरी सर जी, मैंने कहा वीडियोस तो सब आपके पास है ना? जी बिल्कुल सर। हाँ, तो उनसे आप रिवाइज सर कर। हमें थोड़ा टाइम मिल जाए, अगर नेक्स्ट वीक पे रख लें तो हम उसको जरा रिव्यू कर देंगे। सर बात ये कि जी इस सिलसिले में मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अगर आप उधर बात कर लें पीटीसीएल एकेडमी में,
क्योंकि वो कह रहे हैं कि पहले ही आपने बहुत ज्यादा क्लासेस ले ली हैं। तो अगर वो कहेंगे तो मुझे कोई इतराज नहीं है, बाद में भी हो सकता है। सर अगर बाद में थोड़ा हो जाए, हमें थोड़ा टाइम मिल जाए तो इट वुड बी बेटर फॉर अस, ताकि हम बेहतर तरीके से प्रिपेयर होके आ सकें। आप ऐसा कीजिए कि सर आप हमारा फीडबैक तो दे सकते हैं ना अकेडमी वालों को। बिल्कुल आप उनको बल्कि फोन करके बता दें, जो भी कोई है कि जी उधर हम चाहते हैं कि एग्जाम के लिए हम अगले हफ्ते एग्जाम, आपकी मर्जी है। अगर वो माने तो ठीक है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो नहीं मानते तो मैं तो तैयार हूं, मैं कल आपको एग्जाम दे सकता हूँ। तो ये कल से पहले पहले रिजॉल्व कर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिए कि क्या पेपर लेना है कल के नहीं लेना। सर ये 2 घंटे से टाइम ज्यादा नहीं हो सकता? ज्यादा से क्या? 100 मतलब अब 100 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। जी जी जी, एमसीक्यूज टाइप का है सर ये पेपर। एमसीक्यू है सर। तो सर ये टाइम ड्यूरेशन कम नहीं है, ज्यादा नहीं हो सकता? कम क्यों? आपको पता है कि आप पीएमपी के एग्जाम में 200 क्वेश्चन करने होते हैं 4 घंटे में, तो आप बड़े आराम से कर लेंगे, सही है। बड़े आराम से कर लेंगे आप। सर खैर तकरीबन 1 मिनट हो गया ना एक क्वेश्चन के लिए। तकरीबन 72 सेकंड बनते हैं। सर ठीक है जी, तो ये फिर मुझे कल तक इन्फॉर्म कर दीजिए कल की क्लास में कि क्या करना है, और अगर कुछ नहीं डिसाइड हुआ तो फिर हम कल एग्जाम शुरू कर देंगे। ठीक हो गया जी? चलें जी, देन लेट्स कॉल इट अ डे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल 2 बजे। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।